हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खुड़ो और वसतुल्ला ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। सानिया सियालकोट के बाद एक जो बहस चली है कि जनाब पाकिस्तानी माशरे में किस तरीके से तशद्दुद के रुझान को ख़त्म किया जाए, और ये जो मॉब लिंचिंग है, मॉब जस्टिस है, इसके जो पे दर पे वाक़यात होते हैं, हुकूमत जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान है वो कह रहे हैं कि अब दोबारा वो ये नहीं होने देंगे। आज कोर कमांडर्स की मीटिंग भी हुई, उन्होंने भी कहा कि ये रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मगर सब इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि इसका कोई शॉर्ट टर्म सलूशन नहीं है। हमें एक नैरेटिव बनाना पड़ेगा, एक कौमी सोच को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जो मुहर्रिकात हैं, ज़ाहिर है वो कोई एक मुहर्रिक नहीं है कि आप उसको ख़त्म कर दें और यकायक सब कुछ ख़त्म हो जाए और सब चीज़ें दोबारा से नॉर्मल हो जाएं। आज ये ख़बर भी आई कि इस्लामी आइडियोलॉजी काउंसिल उन्होंने 20 दिसंबर को एक इजलास बुलाया है, जिसमें उन्होंने एक नुकाती एजेंडा रखा है कि सानिया सियालकोट के असबाब, अवामिल, रियासत और अवाम की ज़िम्मेदारियों और तशद्दुद के बढ़ते हुए रुझान वाक़यात के ख़ात्मे के लिए तजावीज़ ली जाएं। और इसमें सिर्फ इस्लामी आइडियोलॉजी काउंसिल के जो मेंबरान हैं वही नहीं होंगे, बल्कि इसके अलावा माहिरीन समाजियात, जर्मियात, नफ्सियात और क़ानून के अलावा पुलिस अफसरान को भी दावत दी गई है कि सब मिलकर बैठें और एक कम से कम एक ऐसी स्ट्रेटजी तैयार करें कि जिससे इस तरह के जो तशद्दुद है का रुझान, उसके ख़ात्मे में मदद मिले। इसी बात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं क़िबला अयाज़, जो कि सरबराह हैं इस्लामी आइडियोलॉजी काउंसिल के, पहले भी हमारे शो में आ चुके हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। क़िबला साहब, किस कदर ज़रूरत है इस वक्त इस चीज़ की एक हिकमत अमली बनाने की, क्योंकि हर दफ़ा जब ऐसा वाक़या होता है तो कुछ दिनों तक बहुत हाहाकार होती है, मीडिया भी करता है, हुकूमत भी करती है, सियासतदान भी करते हैं, उलेमा भी करते हैं, मगर जैसे ही कोई नया वाक़या हो जाता है तो पुराना वाक़या पस मंज़र में चला जाता है। क्या आपके ख़्याल में अब वो वक्त आ गया है कि इस तरह मिलकर कोई हिकमत अमली बन सकेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेइंतहा शुक्रगुज़ार हूँ डॉन के ज़रा हट के की टीम के। बिल्कुल ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि इस किस्म के वाक़यात हो जाते हैं। इब्तिदाई तौर पे एक इर्तिआश की कैफियत होती है, इसके बाद फिर खामोशी छा जाती है। मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा मौका हमें मिला है, पूरी कौम को एक बहुत बड़ा मौका मिला है, क्योंकि पूरी कौम अब इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि इस सूरत हाल को जारी नहीं रहना चाहिए। और ये एक इंतहा है कि जिस तरीके से सानिया सियालकोट वाक़या हुआ 3 दिसंबर को, जिसकी वजह से पाकिस्तान का न सिर्फ ये कि मजहबी चेहरा जो है वो मस्ख़ हो गया, बल्कि मईशत के हवाले से, सिफारत और इमेज के हवाले से भी पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब भी अगर हमने इस मौके से इस्तिफ़ादा नहीं किया और हमने इस मौके को इस मकसद के लिए यूटिलाइज़ नहीं किया कि हालात को बेहतर रुख की तरफ ले जाएं, तो शायद इस किस्म की सूरत हाल दोबारा पैदा नहीं होगी। हमारे पास एक मौका था APS का, आर्मी पब्लिक स्कूल का, उसके नतीजे में एक नेशनल एक्शन प्लान और इसके बाद फिर पैगाम पाकिस्तान की तश्कील हुई। मैं समझता हूँ कि उसी पैगाम पाकिस्तान पर जो तमाम उलमा का इत्तिफाक हुआ था, उसका अब दोबारा इह्या होना चाहिए। पार्लियामेंट के पास इसे ले जाना चाहिए कि पार्लियामेंट इसको अडॉप्ट कर ले। तो बना बनाया एक तैयार मुतबादिल बयानिया मौजूद है, उसको फ़रोग़ दें तो मुझे उम्मीद है कि बेहतरी की तरफ हम जा सकें। अच्छा क़िबला अयाज़ साहब, एक वो पुराना जो किस्सा है कि आप 40 डोल कुएं से निकाल लें, जब तक कुत्ता जो वहाँ उस कुएं में मौजूद है वो नहीं निकलेगा तो पानी पाक नहीं हो सकता। आपने नेशनल एक्शन प्लान की बात की, आपने पैगाम पाकिस्तान चार्टर की बात की, ख़ुद इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल जो है वो बहुत रिकमेंडेशंस जो है बरसों से पेश कर रही है। ऐसे किसी भी वाक़े के बाद कुछ ना कुछ तजावीज़ उनकी जानिब से भी आती हैं।
हमने जो APS के बाद जोशो खरोश और बयानात और जड़ से उखाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो हुआ। अब ऐसा लगता है कि अब एक हम इको चैम्बर में बैठे हुए हैं कि जैसे ही इस तरह के शदीद वाक़यात होते हैं वो इको चैम्बर ऑन हो जाता है और हमें वही जानी पहचानी आवाज़ें उसी जोश के साथ सुनाई देती हैं। तो मसला ये है कि अमल दरामद कैसे हो। हमने चार्टर्स तो बहुत बना लिए, अज़म भी बहुत दिखा लिए, अमल दरामद कैसे हो, क्या गीदड़ सिंगी, क्या प्रैक्टिकल कोई सूरत हाल हो सकती है? हाँ जी बिल्कुल, मेरा ख़्याल ये है कि जिस तरह आपने बताया कुछ इक़दामात तो ऐसे हैं कि जिनके लिए हमें एक लंबे अरसे की पॉलिसी, लंबे अरसे की प्लानिंग की ज़रूरत है। कुछ इक़दामात ऐसे हैं कि जो फ़ौरी तौर पर मुमकिन हैं। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले बरतानिया में बर्मिंघम के इलाके में बहुत सख्त फसादात हुए, तो हुकूमत फ़ौरी तौर पे हरकत में आई और एक कौमी कमीशन माहिरीन का क़याम का ऐलान किया गया। उस कौमी कमीशन ने कुछ लॉन्ग टर्म इक़दामात भी तजवीज़ किए, लेकिन शॉर्ट टर्म इक़दामात भी तजवीज़ किए गए। और उसमें यह था कि फिर 24 घंटे की अदालतें लगी, शब रोज़ अदालतों ने काम किया और जो लोग मुलव्वस थे उन फसादात में उनको फ़ौरी तौर पर सज़ाएँ दी गई। तो अब भी इस बात की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में क़वानीन तो मौजूद हैं, लेकिन उन क़वानीन पे अमल दरामद और सज़ा की यकीनियत जो है उसके बारे में लोग क़िबला हम बहैसियत कौम एक दूसरे की टांग खींचने के माहिर हैं, हम बाल की खाल निकालने के और तावीलात के माहिर हैं और पतली गली से निकलने के माहिर हैं। तो किसी और मुल्क की मिसाल अपनी जगह ठीक है कि हमें ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन हमारे जो मारूजी हालात हैं उसमें हम मेंढकों को कैसे तराजू में तोलें? देखिए ये बात सही है, लेकिन एक कामयाबी तो हमें, जिस तरह मैंने बताया, मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र के उलमा, अगर आप मेंढकों वाली बात की मिसाल दें तो तमाम जो 5 उस वक्त वफाकी उलमा मदारिस के बोर्ड्स हैं, उन्होंने पैगाम पाकिस्तान तैयार किया। पैगाम पाकिस्तान का पहला नुक्ता ये है मुतबादिल बयानिया के हवाले से कि कानून का नफाज जो है ये रियासत का इस्तेहकाक है और किसी फ़र्द को या किसी जत्थे को इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो कानून को हाथ में ले और ख़ुद वो गवाह भी बने, ख़ुद मुद्दई भी बने, ख़ुद काजी भी बने और ख़ुद फिर सज़ा के नफाज का फ़ैसला भी करे। दूसरी बात यह है कि कुफ्र के फतवे लगाना जो है इसको ममनू करार दे दिया गया, गैर इस्लामी करार दे दिया गया और ख़ुदकुश हमलों को गैर इस्लामी करार दे दिया गया। तो उसके बाद एक फ़ायदा तो हुआ, आपने देखा कि मसलन खैबर पख्तूनख्वा में बिलखुसूस ये हुआ कि मगरिब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में बिल्कुल हरकत रुक जाती थी, लेकिन पैगाम पाकिस्तान के बाद अब आप देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटे हरकत और सफ़र जो है वो जारी रहता है और मुआशी सरगर्मियाँ जो हैं तो वो, और फिर रियासत के अंदर जो रियासतें बनी थी वो रियासतें ख़त्म हो गई इस पैगाम पाकिस्तान के नतीजे में। तो ये तो वो पहलू है कि जो हौसला अफजा पहलू है। मैं समझता हूँ कि आज भी ये मुमकिन है कि पैगाम पाकिस्तान को दोबारा हम उस पर मेनो अमल करना शुरू कर दे तो बेहतरी की बड़ी उम्मीद है आज भी। और आज जो हालात पैदा हो गए हैं पूरी कौम यकजा है, मीडिया का बड़ा ज़बरदस्त किरदार है। किबला साहब सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आपने जो अभी हवाला दिया खैबर पख्तूनख्वा का और धमाकों का, शायद इसका पैगाम पाकिस्तान के साथ कम लिंक है और जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं और जो सिक्योरिटी टाइटनिंग है उसके साथ ज़्यादा है। मैं नहीं ख्याल कि किसी ने शायद पाकिस्तान पढ़ के कहा होगा कि चल अब से मैं खुदकुश हमले नहीं करूँगा। एक वक्फा लेते हैं, उसके बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के चेयरमैन क़िबला अयाज साहब से। क़िबला साहब, एक बात जो हम देखते हैं किसी भी वाक़े के बाद, इस वाक़े के बाद भी कि जो अमूमी रवैया है वो ये ज़रूर है कि मज़म्मत का है, मगर साथ ही साथ कंडीशनैलिटी भी दे दी जाती है कि उसकी वजह यह है कि तौहीन मज़हब के केसेस बहुत लंबे चलते हैं,
मगर जो तौहीन मज़हब के बेशतर केसेस हैं वो दरअसल अपने ज़ाती जो मुखासमत है उसको निकालने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस बारे में कोई बात नहीं करता। सारे यही कहते हैं कि नहीं नहीं जनाब, वो क्योंकि उस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही तो ऐसे वाक़यात होते हैं। इस मामले में संजीदगी से गौर होगा, कोई कहेगा किसी भी मकतब फ़िक्र के आप सरबरा को उठा के देख ले, कोई ये बात नहीं कर रहा, ना ही कोई सियासी रहनुमा ये बात कर रहा है, सब डर जाते हैं। ये जो आपने इजलास तलब किया है इसमें इस पॉइंट पे बात होगी कि मिसयूज़ कैसे रोका जाए, कॉन्क्रीट कोई स्टेप्स जो हैं रिकमेंड किए जाएंगे। जी बिल्कुल। पहला जो आपने वक्फे से पहले बात की वो पैगाम पाकिस्तान और जो कार्रवाइयाँ शिद्दत पसंदों के ख़िलाफ़ हुई। देखिए, शिद्दत पसंदों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ तब हुई ज़रब आज़म वग़ैरह कि जब पैगाम पाकिस्तान आया, क्योंकि एक मजहबी बयानिए के साथ एक मुतबादिल बयानिए की ज़रूरत थी। जब मुतबादिल बयानिया आया तो इसके बाद फिर इक़दामात हुए। दूसरी बात यह है कि ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि कुछ लोग अब भी अगर मगर की बात करते हैं, लेकिन कल के बयानात अगर आपने देखे हों और श्रीलंकन हाई कमिश्नर के साथ जो उलमा की मीटिंग हुई, तकरीबन 30 के लगभग जय्यद उलमा थे, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की मेहमानी की हमने मेज़बानी की, तो अब वो उसमें कोई यानी इस हवाले से अगर मगर की बात नहीं हुई। हज़रत मौलाना मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब ने, मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब ने, मौलाना हनीफ जलंधरी साहब ने, तमाम जय्यद उलमाए किराम और मशाइख इज़ाम ने गैर मशरूत तौर पर इस किस्म के रवैये की मुखालफत की और ये कहा कि इस किस्म के इक़दामात जो हैं ये बिल्कुल गैर शरई हैं। आज भी तकरीबन और कल से तमाम टीवी चैनल्स पे इसी किस्म के बयानात जो हैं वो सामने आते रहे। बहुत महदूद तादाद है ऐसी कि जो ये कहते हैं कि लंबे मुकदमात चलते हैं। दरअसल हमारा अदालती निज़ाम जो है उसमें कुछ न कुछ मसाइल तो हैं। वो मसाइल ये हैं कि अब मसलन 4 साल के बाद अगर कोई सज़ा हो भी जाए तो इस तरीके से तो वो जुर्म की शिद्दत जो है वो कम हो चुकी होती है। इसलिए हमने तजवीज़ पहले भी पेश की है और अब दोबारा इस इजलास में इस पर गौर करेंगे और ज़ोर देंगे कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की तरफ इस मुकदमे को भेजा गया है। कोशिश ये की जाए कि जल्द अज जल्द समाअत हो और सज़ा नाफिज हो। सज़ा की यकीनियत यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला है। जिस तरीके से तौहीन रिसालत के कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है, यकीनन ये बात ऐसी है कि इस पर गौर किया जाना चाहिए। अक्सर केसेस ऐसे होते हैं कि वो ज़ाती मुखासमत के नतीजे में होते हैं और मुझे उम्मीद है कि 20 दिसंबर को हमने जो इजलास बुलाया है उसमें तमाम पहलू जो इस हवाले से सामने आ सकते हैं उन पर गौर करेंगे। इसलिए हमने सिर्फ अपने मेंबरान को नहीं बुलाया बल्कि माहिरीन जो हैं समाजी उमूर के, मुआशरती उमूर के, नफ्सियात के, कानून के, उनको भी हमने दावत दी। किबला साहब, मुझे पता नहीं, मैं बिल्कुल डाउट नहीं करता, आपकी नीयत बिल्कुल यकीन है कि आपकी नीयत साफ़ है, आप ये करना चाहते हैं। एक शक बार बार मेरे जहन में आता है, एक सवाल मेरे जहन में आता है कि इतना जो हाहाकार हुआ है और इतनी जो कॉन्डेमनेशन हुई है टॉप से लेके नीचे तक, क्या ये महज इसलिए है कि एक श्रीलंकन शहरी को इस तरह कत्ल किया गया था? अभी शो के आगाज़ में आपने भी कहा कि जी पाकिस्तान की मईशत को नुकसान हुआ है, पाकिस्तान की इमेज को नुकसान हुआ है, नैरेटिव का लफ्ज़ हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं वो भी ख़राब हुआ है। लेकिन ये कोई पहला इस तरह का वाक़या तो नहीं था। मैं दर्जनों वाक़या इस तरह के गिन सकता हूँ, कुछ छोटे हैं ऐसे, कुछ इससे भी ज़्यादा खौफनाक थे। तो क्या बेहतर नहीं होता कि हम पहले ही ये बातें करते? मैं जानता हूँ कि अभी भी कर लें तो अच्छी बात है, आपकी मैं राय जानना चाह रहा हूँ इस पर कि क्या बेहतर नहीं होता कि इससे पहले कि मामला यहाँ तक पहुँचता इस पर कोई कंसेंसस डेवलप हो गया होता अब तक? जी बिल्कुल, बहुत बेहतर होता। आपको पता है कि ये जो 3 दिसंबर का वाक़या हुआ सियालकोट का, इससे तकरीबन 10 दिन पहले 4 सदे में इसी किस्म का वाक़या हुआ था। बिल्कुल एक महबूतुल हवास शख्स था, बिल्कुल इंसान शख्स था कि जिससे कोई हो सकता है कोई इस किस्म की हरकत सरजद हो गई होगी।
पुलिस ने उसको बचाने की कोशिश की तो मुश्तइल हुजूम ने थानों पे हमला किया, कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। इससे बहुत पहले अगर आपको याद होगा खुशाब का वाक़या हुआ, एक ठीक ठाक अच्छे बैंक के मैनेजर नेक आदमी को इस बुनियाद पे इस इल्ज़ाम पर कत्ल कर दिया गया कि उसने तौहीन रिसालत की है, हालांकि वो मामला बैंक के अंदर कोई इंतज़ामी मामला था। तो वाक़यात तो हो जाते हैं, लेकिन ये जो सियालकोट का वाक़या हुआ, ये सियालकोट का वाक़या इसी तरह एक शदीद वाक़या था जिस तरह 2014 में APS आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या हुआ था, क्योंकि इसमें एक तो गैर मुल्की इन्वॉल्व था, फिर इसमें जिस तरीके से तशद्दुद ज़ालिमाना किया गया, पहले उसको कत्ल किया गया, फिर उसको सड़क पे ला के उसकी डेड बॉडी को फिर आग लगाई गई, इसके बाद फिर उनको खींचा गया, बेलेबास किया गया। तो इसकी शिद्दत इतनी थी कि ये शिद्दत माशरे में खैर का एक अंसर तो मौजूद है। क़िबला, यही वाक़या मशाल खान के साथ हुआ था खैबर पख्तूनख्वा में, उसमें भी इसी तरह उसकी लाश की बेहुरमती की गई। इसी तरह चन्नी गोठ में एक शख्स को आग लगाई गई थी इसी इल्ज़ाम में, उसी तरह एक मसीही जोड़े को कसूर में जिंदा ईंटों के भट्टों में फेंक दिया गया था। और इसी तरह दादू में थाने में एक शख्स को जिंदा जलाया गया था और थाना भी जला दिया गया था। तो 2012 से तो हम गिन रहे हैं और ये उसी की कल्मिनेशन है। फ़र्क सिर्फ यह है कि वो देसी थे और ये गैर मुल्की था, और इससे हमारे चूँकि स्टेक्स जुड़े हुए हैं इंटरनेशनली, इसलिए एक हाहाकार मच गई है। लेकिन APS के बाद जितनी हाहाकार मची थी, अगर उस लेवल की भी मची है तो आप देख लें APS के बाद भी हम कितनी देर लोहा गर्म रख सके, ठंडा हो गया। तो अब जो आपका जो 20 दिसंबर का इजलास है, वो जो तजावीज़ बना के देगा इस्टेब्लिशमेंट को, उस पे वो कितनी देर तक गर्म रहेंगी और किस जज्बे के साथ इस्टेब्लिशमेंट उन्हें देखेगी और उन पे अमल करेगी, या एक और पुलंदा तैयार हो जाएगा? अब देखते हैं ना। देखें, मैं तो ज़ाती तौर पे मायूसी की तरफ जाना नहीं चाहता जी। मैं ये समझता हूँ कि कुछ APS के बाद भी कुछ बेहतरी आई है। हमने रियासत के अंदर जो रियासतें थी उसका हवाला मैंने दिया। अब भी ये जो सूरत हाल है, देखें हादसा अचानक नहीं होता, एक जहन बन जाता है। तो ये सारे वाक़यात जो हैं, इसकी वजह से एक जहन तो बन रहा था, ये जहन तो बन रहा था कि कब तक ये सूरत हाल जारी रहेगी। और अब अगर ये सियालकोट के वाक़े ने इसको एक तहरीक की शक्ल दी और इसमें मीडिया ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया, तो उम्मीद रखनी चाहिए, कोशिश मुसलसल जारी रखनी चाहिए। अब ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के अपने कुछ मारूजी हालात भी हैं, ये सूरत हाल अपनी जगह मौजूद है, लेकिन मेरे ख्याल में मायूस नहीं होना चाहिए। क़िबला, आपके ख्याल में ये जो बैठक आपकी होने जा रही है, क्या वो अनइक्वीवोकली कंडेम करेगी जो ब्लास्फेमी लॉ का गलत इस्तेमाल होता है ज़ाती मफादात के लिए? इस पहलू पे यकीनन इस वक्त हमारे पास सवालात आ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इस पहलू पे बहुत ही संजीदा गुफ्तगू होगी और हम गौर करेंगे कि जिस तरीके से अब ये एक ट्रेंड बन गया है कि ज़ाती मुहासमत होती है, ज़मीन का कोई झगड़ा होता है, कोई ख़ानदानी तनाज़ा होता है, ज़्यादातर हम देखते हैं कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि फ़िलहकीकत वो वाक़या जो है वो किसी और मामले का शाखसाना होता है। यहाँ सियालकोट में भी हमने ये देखा कि बुनियादी तौर पे पहला झगड़ा जो था वो मुलाजमीन का और मैनेजर का था, और ये मैनेजर जो था वो ये चाहता था कि जितनी आप तनख्वाह लेते हैं तो उसके मुताबिक जो आपकी ड्यूटी के आवर्स हैं, वो दौरानिया है, वो ड्यूटी आप ज़रूर करें। तो इस किस्म की इत्तलात और कन्फर्म इत्तलात आई हैं। इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये चीज़ जो है अब किसी न किसी एक बेहतर नतीजे पे इसको पहुँच जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया क़िबला साहब हमसे बात करने का, और हम ज़ाहिर फॉलोअप रखेंगे कि क्या सिफारिशात आती हैं इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की जानिब से। एक वक्फा लेंगे। वेलकम बैक। कल फैसलाबाद में कुछ वीडियो सामने आई, वाक़या परसों का है, जिसमें ये कहा गया कि चार ख़वातीन जो कि कचरा चुनने वाली थी, वो एक दुकान के अंदर गईं
और वहाँ पर फिर जो दुकानदार हैं बकौल उन ख़वातीन के वो पानी पीने के लिए, पानी मांगने के लिए गईं और दुकानदारों ने उन पर तशद्दुद किया। हमने कल इसको डिस्कस करना था मगर कुछ ऐसी फुटेजेस बाद में सामने आईं कि जिसमें ये देखा गया कि वो दुकान से कुछ चीज़ें उठा रही हैं। ये वही फुटेज है जो अभी स्क्रीन पर चल रही है। और एक के बारे में दावा किया गया कि खातून ने खुद अपने कपड़े भी फाड़े। बाद में जो वीडियोस पहले जो आई थी उसमें दिखाया गया कि 2 ख़वातीन को कम से कम वहाँ बरहना किया गया, बरहना हालत में थी और लोग वहाँ तमाशा देख रहे थे। पुलिस ने 5 लोगों को अभी तक गिरफ़्तार किया है, जिसमें इस दुकान उस्मान इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक भी शामिल है और आसपास के 2-3 दुकानदार और एक उसका वर्कर भी उसमें इंक्लूडेड है। पुलिस का ये कहना है कि ये जो वाक़या हुआ है, बेशक अगर वो चोरी करने भी आई थी तो कोई राइट नहीं था उन दुकानदारों का कि वो उस पर तशद्दुद करते। हमारे साथ मौजूद हैं फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदे काशिफ हुसैन। काशिफ, ये जो वीडियोस आ रही हैं तवातुर से, तो पहले जो एक वो जो सीन बना था कि जनाब ये ख़वातीन को जिस तरह बरहना करके उनकी वीडियोस बनाई गई, ज़ाहिर है उसने हर एक पाकिस्तानी के दिल में, क्योंकि सोशल मीडिया पे थी तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा गम व गुस्सा पाया गया। पुलिस ने भी दिन का वाक़या था जब ये वायरल हुई, उसके बाद शाम को बल्कि रात को पुलिस हरकत में आई। तो अभी इस मामले का क्या सूरत हाल बन रही है आपकी नज़र? कहानी क्या खुल के सामने आ रही है? ये कहानी जो खुल के सामने आई है मुबशिर, वो तो यही आई है कि ख़वातीन जो हैं उनकी बदनीयती शामिल थी कि 4 ख़वातीन आप फुटेज में देख सकते हैं कि किस तरह से वो शॉप में दाखिल हुई हैं। फिर उन्होंने 2 में उनमें से जो थी वो उस दुकानदार को काबू करने के चक्कर में लगी और 2 जो है उन्होंने चोरी की। और जब उनको पकड़ने की कोशिश की और रोकने की कोशिश की तो वो वहां से भाग निकली। एक जो थी खातून उसको दुकानदार ने, जो स्टोर का मालिक था, उसने पकड़ लिया। बाकी जो थी वो भागने में कामयाब हो गई। तो फिर जब उनके पीछे दीगर दुकानदार भागे तो उन्होंने पकड़ा। इसी असना में जो 2 ख़वातीन थी उसमें इवन जो फुटेज है उसमें वाज़ेह है कि एक खातून ने दुकान से निकलते ही अपने कपड़े फाड़ लिए थे और इसी तरह से उसने जो साथ वाली उसकी दूसरी खातून थी उसके कपड़े भी फाड़ दिए। तो किसी सूरत भी फुटेज में ये इस्टेब्लिश नहीं हो रहा कि लोगों ने उनके कपड़े फाड़े थे। उन औरतों ने बचने के लिए कि उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई ना हो और इन दुकानदारों को फंसाने के लिए उन्होंने ये किया। अब तक जो हमें नजर आया। अच्छा काशिफ, लेकिन एक वर्कर की उसमें वीडियो में आवाज़ भी है कि इनके कपड़े फाड़ दो, तो ये साबित अभी भी नहीं हो रहा कि चले एक खातून ने अगर अपनी कमीज़ फाड़ी बाहर निकलने से पहले, तो ये तो साबित नहीं होता क्योंकि जो बाहर की वीडियोस हैं वो तो उनकी मुकम्मल बरहना हालत में। हाँ, और उसी वीडियो में जो है वो अगर वो चादर ओढ़ना भी चाह रही हैं तो लोग जो हैं चादर भी नहीं ओढ़ने दे रहे, खींच रहे हैं। इस तरह की भी वीडियोस हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, ऐसी वीडियोस भी मौजूद हैं। और इसी वीडियोस जो पुलिस की जानिब से सबसे पहले वीडियो जो पुलिस को मौसूल भी हुई थी और पुलिस ने शेयर भी की थी, तो उसमें यही वीडियो थी जिसमें एक खातून जो कि भागना चाह रही थी और उसे 2 लोगों ने काबू किया हुआ था। एक ने उसको पाँव की तरफ से और एक ने हाथों की तरफ से उठा के दुकान के अंदर ला रहे थे और वो उसमें वो शख्स कहता जरूर सुनाई दे रहा है कि इसके कपड़े उतार दो और इस पर तशद्दुद करो। तो पुलिस ने अब तक जो मुलजिमान को गिरफ्तार भी किया वो सिर्फ इसी बिना पे किया कि क्योंकि उनको राइट ये नहीं था कि उन पर इस तरह से टॉर्चर करते, उनको इस तरह से डिस्ग्रेस करते। और फिर क्योंकि एक अब कह सकते हैं इखलाकी पस्ती के हम शायद उस मकाम पे पहुंच चुके हैं कि वो लोग जो वहां पे तमाशबीन खड़े थे इस तरह से जमा हो गए और उन्हीं में से फिर लोगों ने जो है उन लोगों किसी खातून ने अपने ऊपर चादर ओढ़ी भी थी, दुपट्टा ओढ़ा भी था, तो खींच दिया। हालांकि उनसे पहले उनको बरहना करने का जो काम था वो उनकी अपनी साथी खातून ही कर चुकी थी, तो लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी वहां पे। तो पुलिस ने अब तक इसमें जो अभी इस केस में जो मजीद डेवलपमेंट आज हुई है उसमें ये कि मुलजिमान जो है उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया गया था और 3 दिन का उनका रिमांड दे दिया गया। पुलिस ने अभी तक खवातीन के खिलाफ जो है वो इसमें कोई कार्रवाई नहीं की और पुलिस से हमारी बात भी हुई थी आज इसी केस में, तो उनका यही कहना था कि वो चोरी की बिना पे और उनकी सीसीटीवी से फुटेज मौजूद हैं कि वो अपने कपड़े खुद फाड़ रही हैं, तो इस बिना पे उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। लोगों के खिलाफ जो मुलजिमान है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी क्योंकि उन लोगों ने कानून को भी हाथ में लिया और ये कोई तरीका भी नहीं था। जो भी इंसिडेंट था उनको चाहिए था कि पुलिस को कॉल करते। बिल्कुल, अच्छा पुलिस को कॉल बिल्कुल करनी चाहिए थी, ये एक अलग बात है। अब जाहिर है कि और भी वीडियोस होंगी
जो मैंने नहीं देखी और आपने अच्छा, मैं शायद नहीं देखी, बीच में एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि ये वाकया जब हुआ तो पुलिस को इल्म में कितने घंटे बाद आई, यानी पुलिस कितने घंटे बाद हरकत में आई? जाहिर है फौरी तौर पे तो किसी ने कॉल नहीं की ना, ये तो ठीक है, कितनी देर लगी? पुलिस कम से कम पुलिस 3-3.5 घंटे के बाद पुलिस के नोटिस में आया है, और उसके जब नोटिस में आ भी गया था तब भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। एक्शन पुलिस ने उस वक्त लिया। तो ये वायरल जो वीडियो हुई उसके बाद उसके इल्म में आया है या डायरेक्ट पुलिस के इल्म में था? एग्जैक्टली, जब ये सोशल मीडिया पे वायरल हो गया तो उसके बाद पुलिस जो है वो हरकत में आई थी, और वो भी पुलिस के जो एसएसपी ऑपरेशन है और सीपीओ वो स्पॉट पे पहुंचे, और उसके बाद मुतलका थाने की पुलिस वहां पे पहुंची, जो कि जिसको सबसे पहले पहुंचना चाहिए था वो सबसे आखिर में वहां पे पहुंचे। और उसके बाद जो है पहले खवातीन को वहां से हिरासत में लिया गया, उनको थाने लाया गया, उनसे दरखास्त लिखवाई गई, जिसके बाद दोबारा से पुलिस जो है वो गई और तो 3-3.5 घंटे पुलिस उन दुकानदारों की तहवील में रही? खवातीन जो थी वो कम से कम 2 घंटे का ड्यूरेशन है, वो खवातीन उन्हीं दुकानदारों की उसी हुजूम के दरमियान नहीं, जब तक पुलिस वहां पे पहुंची नहीं तब तक खवातीन वहीं पे थी और वो उन लोगों के दरमियान घिरी रही। और उनमें से दुकानदारों ने, क्योंकि इन खवातीन को जब उनको एक उस अपनी दुकान में ही बंद कर दिया था, उसके बाद पुलिस को जो है वो कॉल की, और पुलिस भी अपनी मर्जी से आती है। और ये जो सारा इंसिडेंट हुआ इसमें एक चीज ये भी है क्योंकि पुलिस और का वो जो तरीकेकार है और जो उस पे शायद लोगों को यकीन ही नहीं रहा, तो इसलिए लोग जो है वो। अच्छा काशिफ, क्योंकि ये एक बड़ी मार्केट है, चौक है, यूसुफ चौक का एरिया है, तो जाहिर है पुलिस आसपास कहीं तो होगी उस वक्त। पुलिस कोई ज्यादा दूर भी नहीं थी। पेट्रोलिंग जो है डॉल्फिन फोर्स, उसका तो सारा दिन काम ही पेट्रोलिंग है, तो वो अगर पुलिस को कॉल की जाए, पुलिस को कॉल वैसे अमूमन की जाए तो मैक्सिमम आधे घंटे का टाइम है जिसमें पुलिस पहुंच जाती है, और ये पुलिस की जानिब से काफी उनका क्विक एक्शन जो है वो कहते हैं कि हम बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इवन जो एफआईआर में भी दर्ज है कि थाना जो है वो मैक्सिमम 5 किलोमीटर दूर था इस इलाके से जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, मिल्लत थाना। उसके बाद दूसरा ये है अगेन 10:30 बजे सुबह का ये वाकया है, और जब सीपीओ डीपीओ और वो पहुंचे हैं वो तो शाम के बाद पहुंचे हैं, तो 2-3 घंटे से तो ज्यादा ही टाइम पुलिस का तो एस्टैब्लिश हो गया है ना सर। हाँ, पुलिस लेट आई है, बार बार उसका ये सवाल पूछने का कोई फायदा नहीं है। ये जो तरीका कार है लेकिन ना यार, ये काफी अब कॉमन हो गया है। अब आई एम सॉरी, ये आपकी कब्जा माफिया भी इस्तेमाल करती हैं, ठीक है, कभी कभी खवातीन को वहां बिठा देती हैं। अगर कोई जायज मालिक जो है वो अपनी जमीन वापस देने वाले, ये मैंने अपनी आंखों से भी देखा है सर, बाय द वे, ओके, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि वो अपने कपड़े फाड़ देती हैं और उनको पता है, ये सोशल मीडिया की बात हो रही है, उनका नजर ही सोशल मीडिया की तरफ है। ये हम फेसबुक पर अपलोड कर देंगे, आपको पता है फिर पुलिस भी कतराती है आगे जाते हुए और लोग भी कतराते हैं। जिस तरह ये घुसी हैं अंदर, आप देख रहे हैं क्लियरली ऑर्गेनाइज्ड प्लान्ड, 2 उसको काबू कर रही हैं, एक घुस जाती है अंदर और एंड में आके शर्ट फाड़ती है और फिर बाहर। मैंने अभी तक ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा है जिसमें किसी ने जबरदस्ती, अपार्ट फ्रॉम वो जो चादर खींची है, और तमाशबीन जो करते हैं जब हजूम हो जाता है, आपको पता है हजूम में क्या होता है, तमाशबीन जो करते हैं उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ख्याल कि इन दुकानदारों पर आती है। हम क्लियरली देख सकते हैं कि वो पहले उनको दुकान में अंदर रखने के लिए लेकिन 4 धक्का मारती हैं, पहला वार भी वो खातून ही करती हैं उसके ऊपर, फिर उसके बाद वो जवाब में उसको करते हैं। आई थिंक काउंट योर ब्लेसिंग्स, अगर 4 घंटे 5 घंटे इस तरह इस हालत में नहीं है, कुछ भी हो सकता था वहां पर, ये हमें भी पता है, आपको भी पता है। जिस तरह डाकुओं को जिंदा सर, जिस तरह डाकुओं को जिंदा जलाते हैं ये खवातीन है, आपको अच्छी तरह से पता था वहां पे क्या पॉसिबिलिटी है। अंदर की वीडियोस भी हैं, वो खुद ही अपने कपड़े उतार रही हैं। ये एक प्लान्ड ग्रुप है। अब इसका ये मतलब नहीं, अच्छा पहले जब ये वीडियो आई थी तो जाहिर है सबका इंस्टेंट रिएक्शन ये था कि बहुत बुरा हुआ है, और क्यों, और ये भी जायज़ रिएक्शन है क्योंकि इस तरह के वाकयात हमने बहुत देखे हैं। औरतों को नंगा करके गांव में घुमाओ, ये करो वो करो, रेप करो, गैंग रेप करो, हमने यहाँ सारी चीज़ें देखी हैं। उसी सेंटिमेंट को एक्सप्लॉइट करने के लिए इन्होंने ये तरीका अपनाया है। मेरा तो ये व्यू है इसमें। चलिए जरा एक वक्फा लेते हैं, वक्फे बाद
वेलकम बैक। और अब थोड़ी सी अपडेट नाजिम जोखियों कत्ल केस की, जो ज़ाहिर है बहुत एक हाई प्रोफाइल केस बन गया, क्योंकि कराची के मलीर इलाके मलीर के जाम हाउस में जो MNA जाम पीपल्स पार्टी के MNA जाम अब्दुल करीम और पीपल्स पार्टी के ही MPA जाम अवैस जो उनके छोटे भाई हैं, उन्होंने नाजिम जोखियों को मुबैना तौर पर तशद्दुद करके हलाक किया, सिर्फ इस बिना पर कि उन्होंने कुछ गैर मुल्की शिकारियों को शिकार करने से रोका था, जो कि जाम हाउस के मेहमान थे। केस आगे बढ़ता रहा और आज पुलिस ने इब्तदाई मगर नामुकम्मल चालान पेश किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सिंध फोरेंसिक लैब एनालिसिस के मुताबिक ये जो नाजिम जोखियों की जो हलाकत है वो तशद्दुद से हुई है। पहली कन्फर्मेशन ये की। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जिस कमरे में, जिसको कहा जाता है कि एक निजी टॉर्चर सेल था जिसमें गार्ड्स ने तशद्दुद किया, वहाँ से जो उन्हें चीज़ें मिली हैं उसमें बिस्तर, तकिया और फट्टे जो है उन पर नाजिम जोखियों के खून के निशानात कंफर्म किए गए हैं। मगर साथ ही साथ पुलिस का ये कहना है कि 2 मुल्ज़िमान इसमें जाम अब्दुल करीम पीपल्स पार्टी के MNA जो गायब हैं, अभी तक पुलिस ने हिरासत में नहीं लिया। पहले उन्होंने बलूचिस्तान हाई कोर्ट से अबूरी ज़मानत ले ली मगर पेश नहीं हुए। दरमियान में ये खबर भी आई कि उन्होंने नाजिम जोखियों के भाई को जाम हाउस में ही बुलाया और कहा कि वो इसमें मुलविस नहीं है, उनका छोटा भाई मुलविस है, मगर अभी भी वो नामज़द मुल्ज़िमान की फहरिस्त में हैं। पुलिस का ये कहना है कि वो और नियाज सालार, ये इनके जो एक ख़ास आदमी जो कि नाजिम जोखियों को लेकर के आए जाम हाउस तक, जिसकी बाद में फिर तशद्दुद से मौत हुई, तो वो दोनों जो हैं वो बैरून मुल्क फ़रार हो चुके हैं। जाम अब्दुल करीम के बारे में कहा जा रहा है वो शायद दुबई में है, जबकि नियाज सालार के मुताबिक के बारे में पुलिस का कहना है कि वो सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। पुलिस ने अब ख़त लिखा है FIA और सिविल एविएशन को कि आप इस बात का जवाब दें कि कैसे ये चले गए। मेरे ख्याल में इसके लिए कोई जवाब की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कोई जवाब, क्योंकि शाहरुख जतोई कैसे चला गया? हाँ वही ना, याद है कोई तो ये मेरे ख्याल में अभी तक वो लिंक बन नहीं पाया कि चाहे कत्ल का मुल्ज़िम हो वो चला जाता है, फिर आप महीनों की मेहनत करके उसे वापस लाते हैं। यहाँ शायद वो मेहनत भी नहीं होगी क्योंकि वो ऑलरेडी, क्योंकि वो उसी जोखियों बरादरी के सरबराह हैं, तो जाहिर है। लेकिन मगर मसला ये कि उनका नाम किसी लिस्ट में भी नहीं डाला गया था, तो FIA का बंदा अगर वहाँ खड़ा भी हो या इमिग्रेशन का वो क्या कर लेगा? सर आपकी मैंने फुटेज देखी थी सर, वो मैंने मुकदमे के अंदर तो अब नामजद मुल्ज़िम तो हैं, नहीं वो तो है, लेकिन इमिग्रेशन काउंटर पे लिस्ट में नाम होना चाहिए ना कि ये नहीं है, क्या वो था कि नहीं? हाँ, तो फिर जाहिर है आराम से जा सकता है बंदा। वो और मतलब ऐसा तो नहीं है ना यार कि मतलब वसाइल की कोई कमी है। हाँ मतलब बंदा ज़्यादा से ज़्यादा हैदराबाद जा सकता है, चलो लाहौर पहुंच जाएगा, नहीं ये तो मतलब यूरोप अमेरिका पहुंच सकते हैं सर। जाम अवैस जो हैं MPA, जिनके बारे में है कि वो मरकज़ी मुल्ज़िम हैं हमरा गार्ड्स के, जिन्होंने तशद्दुद किया, उनको अदालत में नहीं पेश किया गया ये कह करके कि वो सिंध असेंबली का सेशन अटेंड, और वो वहाँ पे भी नहीं गए, और वो वहाँ पर भी नहीं गए। अब पता नहीं वो जाम हाउस में आराम फरमा रहे थे या कहाँ कर रहे थे। तो पुलिस जाहिर है पुलिस भी क्या कर सकती है। वो मुझे आंटी गवर्नमेंट आ रही है, सब आपस में मिले हुए, सब मिलकर हमें बना रहे हैं। वो तो कौन सी नई बात है, सही बात। जब से आंखें खुली हैं यही फिल्म हमारे सामने रिपीट होती है। नहीं देखो यार, वही है कि आपके पास अगर दौलत है और आपके पास अगर कॉन्टैक्ट्स हैं तो यू कैन गेट अवे विद मर्डर एंड यू डू गेट। और ये सारी गुफ्तगू हम वो रिपीट कर रहे हैं जो हमने बिल्कुल पहले दिन ही इस पे प्रोग्राम करते कह दी थी कि एंड फिल्म का एंड क्या होने वाला है। कुछ लोकल अखबारात ने खबरें छापी हैं कि कोई ऐसे तस्वीर की बात हुई है और कुछ पैसों के एवज, लेकिन ये कि अभी तक कोई कंफर्म नहीं करा। अफजल जोखियों को जो उनके भाई हैं उनको भी हमने लिया था, उन्होंने अभी भी कहा है कि नहीं वो केस को परसू करेंगे। कभी कभी फिल्म उनकी बेवा को समझा दिया जाएगा और फिर दी एंड में सब हंसी खुशी। बिल्कुल, लेकिन कभी कभी 100 में से एक फिल्म होती है जिसकी एंडिंग एक सरप्राइज होती है। पता नहीं अगर ये वो फिल्म होगी या नहीं होगी। आई विल बी सरप्राइज्ड इफ आई एम सरप्राइज्ड। बिल्कुल, मैं इतना कह सकता। तो जनाब जो ये केस है
बारे में हम आगे भी आपको आगाह करते रहेंगे। फ़िलहाल इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात है।